गुड इवनिंग, राधे राधे, वेलकम, सभी का स्वागत। मोहिनी, नीतू, राधा, चौधरी, सभी का स्वागत। तो चलो चालू करते हैं अपन आज की क्लास को। पूनम सैनी जी, राधे राधे। चलो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज स्वराज? स्वराज क्या है? दिस इज नॉट अ होम रूल। होम रूल में क्या होता है? क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। क्या होता है? सत्ताओं का स्थानांतरण होता है। सत्ताएं बदल जाती हैं किसके अंदर? होम रूल के अंदर। लेकिन स्वराज्य के अंदर आप मेंटली और स्पिरिचुअली बदलाव लेते हैं। स्वराज्य मानसिक और किस तरह का बदलाव है? आध्यात्मिक बदलाव है, जबकि वो केवल सत्ताओं का बदलाव है, होम रूल। ठीक है ना। और यहाँ पर रीडर और एडिटर में यही अंतर है जो मैंने कल आप लोगों को बताया कि एडिटर चाहते हैं कि आत्मिक और मानसिक परिवर्तन इंसान के अंदर हो। ब्रिटिश रूल का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी शासन के जाने के बाद केवल सत्ता का ट्रांसफर हो जाए। वो सत्ता जो आज अंग्रेजी हाथों में है वो भारतीय लोगों के हाथों में आ जाए। जहां पर संसद में आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन बैठा हुआ है? अंग्रेज लोग बैठे हुए हैं, वहां पर वो भारतीय लोग बैठ जाएं। सर A.O. ह्यूम की उपस्थिति में यहां पर बनाया गया था क्या? 1885 में कांग्रेस रूल, और वही थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का इस जो निर्माण है उसके अंदर भारतीयों की संख्या कम और अंग्रेजों की संख्या ज्यादा थी। इसी को लेकर के कई सारे लोग परेशान थे, प्रताड़ित थे। वो चाहते थे कि अंग्रेजी सिस्टम अच्छा है, अंग्रेजी प्रणाली अच्छी है, बस अंग्रेजों की जगह पर भारतीय होते तो मजे कुछ और होते। तो चलो शुरुआत करते हैं हम इस ऐसे की। और ये 22 जो डायलॉग है हमारे, मतलब ये जो 14 डायलॉग्स हैं, हम इनको देख लेते हैं कि क्या क्या डायलॉग्स हैं, किस तरीके के डायलॉग्स हैं यहाँ पर। तो चलो डायलॉग फॉर्म में है ये। व्हाट इज स्वराज? स्वराज क्या है? तो चलो सबसे पहले हम रीडर से शुरू करेंगे। जो सबसे पहला जो डायलॉग है वो रीडर का होता है, ना कि एडिटर का। जैसे एक एज एन इंटरव्यूअर वो एक क्वेश्चन पूछता है, रीडर, ठीक है ना। और यहाँ पर रीडर कौन है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो रीडर कौन है, ठीक है ना। यहाँ पर रीडर कौन है, एडिटर कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को इनके विस्तार से बताया है। आई हैव नाउ लर्न इट, अब मुझे मालूम लग गया है। वॉट द कांग्रेस हैज डन टू मेक इंडिया वन नेशन। ओके, कि कांग्रेस ने क्या किया है, मतलब आईएनसी की बात चल रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात चल रही है कि आईएनसी ने क्या किया है टू मेक इंडिया वन नेशन। अभी भी तो आता है वन नेशन वन इलेक्शन, आता नहीं आता? डायलॉग आते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग्स आते हैं, न्यूज़पेपर में लिखा रहता है वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरह के करने के प्रावधान चल रहे हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव, ऐसा आ रहा ना। तो इसी तरीके से वन नेशन बनाने के लिए, एक राष्ट्र बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? किस तरह से गठबंधन किए, कहां कहां किस किस जगह पर लोगों को मिलाया जुड़ाया। और आज जिस जिस भारत को उस समय पर जाना जाता था वो भारत किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको जोड़ा। वहां पर फूट डालो राज करो की नीति भी रखा गया, ठीक है ना। अब वो याद किस चीज को करता है? वो याद करता है हाउ की कैसे द पार्टीशन, जो बंग भंग विभाजन हुआ था 1905 में, जो बंगाल पार्टीशन की 1905 में, बंगाल पार्टीशन की बात की गई 1905 में, बंग भंग विभाजन, द बंग भंग विभाजन, डिवाइडेशन। अब इस विभाजन में क्या हुआ था कि आपको पता है कि वेस्ट बंगाल बनाया गया, पश्चिम बंगाल बनाया गया, और इसीलिए बनाया गया क्योंकि वहां पर इंडियनिज्म या मतलब हिंदुइज्म ज्यादा था, या हिंदूज की जो संख्या थी वो ज्यादा थी, और एक अलग से बनाया गया, ठीक है ना। अब बांग्लादेश के ऐसे दो अलग अलग जब टुकड़े किए गए थे तो बहुत ये क्या है, फूट डालो राज करो की नीति का एक हिस्सा था। लोग विद्रोह करने लगे, जन असंतोष बढ़ा, ठीक है ना, और बहुत सारे क्राइसिस वगैरह बढ़े। लॉर्ड कर्जन के टाइम पर तो वो बना था, क्या नाम से अपना, कांग्रेस पार्टी बनी थी। लेकिन ये जो बंग बंग विभाजन हुआ था तो बहुत बड़ी दिक्कतें आई थी। अब देखना क्या हुआ था, एन अवेकनिंग। और इसी विभाजन ने 1905 के उस क्रांति ने, उस असंतोष ने लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की कि गुलामी और आजादी क्या होती है। ये लोगों को अवेयर किया। रीडर इज प्रणजीवन मेहता और एडिटर इज गांधी जी। बिल्कुल मोहिनी, आपका सही आंसर, बहुत बढ़िया है ना। राधा आपने भी सही दिया आंसर, और पूनम सैनी आपने भी सही दिया है। चलो इन कमेंट्स को नीचे कर लेता हूँ। हाँ जी, गुड इवनिंग नीतू जी। तो चलो चालू करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे आगे कि एंड और हाउ डिसकंटेंट एंड अनरेस्ट हैव स्प्रेड, कि कैसे ये असंतोष जो
हमारे इंडियंस के अंदर था असंतोष, भारतीय नागरिकों के अंदर जो असंतोष था, दरअसल अंग्रेजों की जो कूटनीतियां थी वो भारतीयों को असंतुष्ट कर देती थी। अनरेस्ट और बेचैनी फैलाना, मतलब उनके जो नियम और कानून थे, जो रूल्स एंड लॉज थे, वो क्या करते थे, वो लोगों को परेशान करने के लिए थे। हैव स्प्रेड, वो फैल गए थे थ्रू द लैंड, पूरे पूरे देश में। और इनका मानना क्या था भाई साहब, इनका मानना क्या था, इनका मानना ये था कि अंग्रेज लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम भारतीय हैं। अगर हम अंग्रेज होते या हमारी ये इनकी जगह पर कानून के निर्माता हमारे भारतीय होते तो इस तरह के कानून नहीं बनाए जाते, इस तरह के कानून नहीं बनते जो हम भारतीयों को फूट डालो राज करो की नीति में धकेल देते। तो आपको याद हो कि मैंने कल आपको बताया था कि एक इंडियन हाउस ऑफ इन लंदन था, इंडियन हाउस था जिसमें कुछ लोग थे, वीडी सावरकर वगैरह, तो उन्होंने विद्रोह चालू कर दिए थे। और 1905 से लेकर के 1909 तक का जो समय काल रहा था वो असंतोष का काल रहा, विद्रोहों का समय रहा। उस समय पर गांधी जी ने अपनी ये बुक लिखी थी, और किस जहाज के अंदर लिखी थी, मैंने कल आपको वो जहाज का नाम भी बताया था, और वो जहाज का नाम आप बताएंगे, एसएस, बताना कौन सा था, थोड़ा सा शुरुआत मैंने कर दिया, आप बताइएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो उन्होंने कहा है कि भाई मैं अच्छे से जान गया हूं कि कांग्रेस ने जो सब कुछ किया है वो क्या किया है, वन नेशन बनाने का काम किया है, हाउ द पार्टीशन हैज कॉज्ड अवेकनिंग। और मुझे अब समझ में आया कि वन नेशन में पार्टीशन को कैसे अवेकन किया गया, मतलब पार्टीशन के थ्रू कैसे अवेकनिंग किया गई, लोगों को नॉलेज दी गई, कैसे असंतोष और बेचैनी वहां पर पूरी तरह से फैली पूरे देश में। आई वुड नो, मैं जान जाऊंगा, लाइक टू नो योर व्यूज, मैं भी चाहूंगा कि मैं तुम्हारे व्यूज जानूं, मैं तुम्हारे विचार जानूं गांधी जी, आप भी अपने विचार बताओ किस पर, स्वराज पर। आई फियर, मुझे डर लगता है, दैट की आवर इंटरप्रिटेशन, की हमारी व्याख्या, हमारी एक्सप्लेनेशन तुम्हारी एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल अलग होगी। एक्सप्लेनेशन इज नॉट द सेम एज योर्स, उतनी ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी जैसी तुम्हारी है। तो देखो यू एंड आई, देखना इसको पढ़ना पहले तो देखो, डू वी नीड टू ड्राइव अवे इंग्लिश इफ वी गेट ऑल वी वांट। तो देखना, यू एंड आई, तुम और मैं, ओके, एंड ऑल इंडियंस, और सारे भारतीय, आर इम्पर्टिनेंट, वो इम्पर्टिनेंट पैटिनेंट है, सॉरी इम्पेशेंट, स्पेलिंग गलत है, इम्पेशेंट है, टू ऑब्टेन स्वराज, स्वराज को प्राप्त करने के लिए, बट टू सर्टेनली नॉट डिसाइडेड, मतलब ये थोड़ा सा शायद एआई जनरेटेड है तो इसमें टेक्स्ट में गलत है, तो आपने इसको ना पढ़े तो ठीक है, टाइम ही खराब होगा और गलत हो जाएगा टेक्स्ट। चलो अब देखना यहां पर आपको इसके रीडर के विचारों से क्या समझने को मिला। पहली बात, रीडर से हमको एक व्यंग सुनने को मिला कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, ओके, आईएनसी ने क्या किया है। आईएनसी ने एक जो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति जो अपनाई थी उसके खिलाफ लोगों को क्या किया, अवेयर किया, और वो कहा कि तुम, हम सब एक देश हैं, एक राष्ट्र है, जुड़े मिले, है ना, और इस तरीके का। बिल्कुल सही है, किल्डोनन कासल, बिल्कुल सही है, सभी ने सही बताया जहाज का नाम, मोहिनी ने, संतोष ने, राधा ने, पूनम ने, ठीक है। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत, चले। अब क्या क्या इन्होंने यहां तक बातें की, जल्दी मुझे बताना। पहली बात तो उन्होंने ये की कि कांग्रेस ने क्या किया है, मुझे अब पता लग गया है। पार्टीशन का क्या महत्व रहा, मुझे पता लग गया है। और ये पार्टीशन कौन सा है, 1905 का विभाजन है। और कैसे असंतुष्टि और बेचैनी फैली, ये भी मुझे पता लग गया है। और अब मैं तुम्हारे व्यूज भी जानना चाहूंगा किस पर, इस स्वराज पर। तो यहां पर रीडर इज नॉट श्योर अबाउट हिज डेफिनेशन दैट ही हैज गिवन अबाउट स्वराज। अब एडिटर की बात करते हैं, एडिटर ने क्या कहा, एडिटर मतलब गांधी जी क्या बोलते हैं। इट इज क्वाइट पॉसिबल, ये बिल्कुल संभव है, ये बिल्कुल संभव है, दैट वी डू नॉट अटैच द सेम मीनिंग टू द टर्म, कि हम बिल्कुल अटैच नहीं करेंगे, मतलब वो मीनिंग मैं नहीं जोड़ूंगा इस शब्द की जो मीनिंग तुमने जोड़ी है। जिस तरीके की स्वराज की डेफिनेशन तुम दे रहे हो मैं नहीं समझूंगा, मतलब वो यूं कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो बंग भंग विभाजन हुआ था 1905 में, जिस तरीके से रोल निभाया, भूमिका निभाई, और बंग भंग विभाजन को एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये भी पूरा शायद आपको, ये हिस्ट्री वाले लोग हो, आपको ज़्यादा नॉलेज होगी, आप ये फर्स्ट पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। द बंगाल विभाजन, बंगाल, द बंगाल डिवीजन। तो देखो बंगाल डिवीजन क्या, मोस्ट कॉमनली रेफर्स टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल in 1905, a British colonial policy that split the Bengal presidency into Hindu majority West Bengal
एंड मुस्लिम मेजोरिटी ईस्ट बंगाल, तो विद आसाम एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। ठीक है ना। अब देखना इसको क्या कहना चाह रहा है कि वो जो बंगाल डिवीजन है, बंगाल जो विभाजन हुआ था, उस बंगाल विभाजन को मोस्ट कॉमनली जो रेफर करते हैं, किस नाम से रेफर करते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल के नाम से रेफर करते हैं। ये 1905 में हुआ था। ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी है ये, एक औपनिवेशिक नीति थी उनकी कि किसी भी देश को गुलाम कैसे बनाया जाए, फूट कर डालो, उनको डिवाइड करो और राज करो। इन्होंने क्या किया, बंगाल प्रेसिडेंसी को दो भागों में बांटा। पहला हिंदू मेजोरिटी, जिसमें हिंदू ज्यादा रहते थे, उसको वेस्ट बंगाल कहा, और जिसमें मुस्लिम ज्यादा रहते थे उसको उन्होंने ईस्ट बंगाल कहा, और उसको आसाम के साथ अटैच कर दिया। ठीक है ना। दो हालांकि सीन बाय नेशनलिस्ट और इसको राष्ट्रवादी लोगों ने डिवाइड एंड रूल कहा, टैक्टिक दैट स्पार्कल्ड मेजर प्रोटेस्ट, जिससे कि बहुत विरोध हुआ। 2011 में इसको रद्द भी किया गया था। स्वदेशी मूवमेंट हुआ, ठीक है ना, लीडिंग टू इट्स एनलमेंट, और इसको कैंसिल कर दिया गया 1911 में। इट कैन ऑल्सो रेफर टू द 1947 पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1947 के पार्टीशन ऑफ बंगाल के नाम से भी इसको रेफर किया जा सकता है। डिवाइडिंग इट इनटू वेस्ट बंगाल इंडिया एंड ईस्ट बंगाल पाकिस्तान, लेटर बांग्लादेश, along religious lines during India's independence। ठीक है ना। अब ये देखना, implemented by British Viceroy लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ। when announced to मतलब लॉर्ड कर्जन के टाइम पर उनका, मतलब ये मैंने शायद 1885 बोल दिया था, 1905 था वो। अनाउंस्ड जुलाई 1905, इफेक्टिव अक्टूबर 16, 1905, एनल्ड 1911। इसमें ये क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया गया था। तो अब आपको ये प्रॉपर थोड़ी बहुत जानकारी तो मिली गई, मुझे भी मिली गई। चलो जीके की जानकारी हमको कम होती है। अब आगे देखते हैं। हाँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब अपन को एक जानकारी मिली कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात चल रही थी, तो देखो कह रहा है कि जिस डेफिनेशन को तुमने दिया है, मेरी डेफिनेशन बिल्कुल अलग होने वाली है। ये स्वाभाविक बात है और ये संभव है। यू एंड आई एंड ऑल इंडियंस, तुम, मैं और सारे भारतीय, आर इम्पेशेंट, वो बहुत अधीर हैं, बहुत ज्यादा मतलब धैर्यहीन है। हम लोगों के अंदर धैर्य नहीं है टू ऑब्टेन स्वराज, कि हम स्वराज को प्राप्त करें, इसीलिए हम विद्रोह कर रहे हैं। क्या होता है कि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ता है। स्वराज हम लोग कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, हम भारतीय, वो अपने आप को भी शामिल कर रहा है एडिटर, कि मैं या तुम या कोई और भी हो, हम भारतीय जल्द से जल्द स्वराज प्राप्त करना चाहते हैं। हम अंग्रेजी तानाशाह से इतने थक गए हैं और हम लोग क्या करना चाहते हैं, जल्द से जल्द स्वराज प्राप्त करना चाहते हैं। और इसके लिए हम लोग लड़ने झगड़ने और हिंसा के लिए तैयार है। क्योंकि दो तरह की, भाई गांधी जी जो थे वो मॉडरेट्स में आते थे। गांधी जी ये सोचते थे कि स्वराज जल्दी से नहीं मिलेगा, स्वराज बहुत धीमे से मिलेगा। जबकि जो रीडर है, वो रीडर बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट है, रीडर थोड़ा सा रिवेलियन टाइप का है। वो कहता है कि स्वराज बहुत जल्दी हासिल किया जा सकता है, और वो एक्सट्रीमिस्ट में है। किसमें है, एक्सट्रीमिस्ट में है। तो कह रहा है बट लेकिन वी आर सर्टेनली नॉट डिसाइडेड एज टू व्हाट इट इज, लेकिन अभी हम लोगों को यह नहीं पता है कि ये स्वराज है क्या। टू ड्राइव द इंग्लिश आउट, क्या स्वराज ये है कि हम अंग्रेजों को बाहर निकालें ऑफ इंडिया, भारत से, इज अ थॉट। यही विचार जो है हियर सुना जाता है फ्रॉम मैनी माउथ्स, कई भारतीयों के द्वारा। सभी भारतीय इसी बात करते हैं, इसी बारे में बात करते हैं कि अंग्रेजों को भारत से निकाल देना ही स्वराज्य है। अंग्रेजों को भारत से निकाल देना ही क्या है, स्वराज्य। टू ड्राइव द ब्रिटिश या टू ड्राइव द इंग्लिश आउट ऑफ इंडिया इज अ थॉट हियर्ड फ्रॉम मैनी माउथ्स। Okay, according to most of the people, Swaraj is only an idea to drive foreigners or the Britishers out of India। वो चाहते हैं कि भारतीयों को अगर स्वराज्य चाहिए तो इसका मतलब होता है कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल दो, दैट्स स्वराज। ये गांधी जी के अकॉर्डिंग नहीं था। इट वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू रीडर, इट वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू एडिटर। फिलहाल अभी रीडर के अनुसार भी नहीं है, लेकिन रीडर चाहते ऐसा ही है, रीडर कहता ऐसा ही है, ये चाहता ऐसा ही है। रीडर दरअसल उन क्रांतिकारियों में से है, जैसे आपने पता हो कि दो तरह के नेता बने, गरम दल के नेता और एक नरम दल के नेता। लगभग आपको पता हो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब अब जन्म लेने लग गए थे या जन्म लिया था इन्होंने। तो इस तरह की नीतियां देखी उन्होंने। आगे देखना, बट इट डज नॉट, लाल वाल पाल आ गए थे ना समय पर, बट इट डज नॉट सीम that many have properly considered why it should be so। लेकिन ऐसा लगता नहीं है मुझे, लेकिन it does not seem, ऐसा मुझे लगता नहीं है
दैट मैनी कि कई लोगों ने हैव प्रॉपरली कंसिडर्ड, इस पर बहुत उचित ढंग से विचार किया होगा कि वाई इट शुड बी सो, कि ऐसा ये क्यों होना चाहिए, हम स्वराज्य को ऐसा क्यों कहें। भाई आज कई लोगों ने तो इस पर विचार भी नहीं किया होगा। एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, मोहिनी शर्मा कल की क्लास आपने नहीं ली, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जो जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहते हैं, जो जल्दी से जल्दी स्वराज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जो सेल्फ गवर्नेंस को प्राप्त करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा सेल्फ रूल बने, जल्दी बने, चाहे विद्रोह से बने चाहे वायलेंस से बने। और जो मॉडरेट्स हैं वो ये चाहते हैं कि ग्रेजुअली हम लोग आराम से स्वराज्य को प्राप्त करें, समय लग सकता है लेकिन हम स्वराज्य को प्राप्त करेंगे, हम अच्छा नेशन बनाएंगे, यही कहना चाहते थे। ठीक है ना, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में यही अंतर था, कल की क्लास में मैंने समझा दिया था। बट लेकिन इट डज नॉट सीन दैट मैनी पीपल, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रॉपरली उन्होंने ये समझा होगा कि भाई ऐसा क्यों होना चाहिए। मतलब only to drive out the English is not a proper mean to get स्वराज। ओके, स्वराज को प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम ये नहीं है कि अंग्रेजों को आप निकाल दो, स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा यहां तक की बात क्लियर। टेक्स्ट बहुत सिंपल है, बिल्कुल इंडियन इंग्लिश में लिखा गया है, पहले गुजराती में लिखा गया, फिर इसको गांधी जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इंडियन इंग्लिश है तो आसान है। ब्रिटिश इंग्लिश नहीं है या फॉरेन इंग्लिश नहीं है, तो मतलब आप कह सकते हो इंग्लिश तो वैसे ही फॉरेन है, अभी भी मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, तो इंग्लिश तो वैसे ही फॉरेन है, लेकिन ये ऐसी इंग्लिश नहीं है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, वो सिंपल इंग्लिश में इसको यूज किया गया है, ये लिखा गया है। आई मस्ट आस्क यू, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि गांधी जी ने कभी सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। यानी एडिटर यहाँ पर किसी भी तरह का कंक्लूजन नहीं लेता है, वो सिर्फ ये विचार करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट पे ही छोड़ देता है, ये विचार करने के लिए नेशनलिस्ट पे ही छोड़ देता है, लेकिन खुद किसी प्रकार का कंक्लूजन नहीं देते। आगे देखना, आई मस्ट आस्क यू, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। डू नॉट थिंक दैट इट इज नेसेसरी टू ड्राइव अवे द इंग्लिश इफ वी गेट ऑल वी वॉन्ट। अगर देखो यहां से करना, अगर हम लोग गेट प्राप्त कर ले ऑल, वो सब कुछ, वी वांट जो हम चाहते हैं, हमको वो सब कुछ मिल जाए, उनका पार्लियामेंट मिल जाए, उनका अधिकार मिल जाए, उनकी मशीनरी मिल जाए, उनका मॉडर्नाइजेशन मिल जाए, उनका मैकेनिज्म मिल जाए, उनका मतलब पूरा प्लान मिल जाए, उनका प्रोजेक्ट मिल जाए, तो अगर वो सब कुछ हमको छोड़ जाए या हमको छोड़ दे, हमको दे दे, तो क्या डू नॉट थिंक, क्या तुम ये नहीं सोचते दैट की इट इज नेसेसरी टू ड्राइव अवे, तो फिर ये आवश्यक है ड्राइव अवे करना, भगाना अंग्रेजों को। अगर मान लो जो चीज हम रिक्वायर करते हैं, जो चीज हम चाहते हैं कि आज हम चाहते हैं कि आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज्यादा से ज्यादा लोग कौन हो, इंडियंस हो। अगर वो ये कहे कि चलो ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा ऊंचे ऊंचे पदों पर इंडियंस को कर देते हैं शामिल, अगर वो यूं कहे कि हमारी जो पॉलिसीज हैं आज से वो सारी पॉलिसीज को इंडियंस अडॉप्ट करेंगे, यानी कि वो नीतियों का निर्माण करेंगे, वो कानून का निर्माण करेंगे, तो अगर फिर अंग्रेजों को हमको भारत से निकालने की जरूरत है कि नहीं है, बताओ। मतलब तुम्हारी दुश्मनी व्यक्ति से है या उनकी पद्धति से है, ओके, किससे है, ये एक्सट्रीमिस्ट से क्वेश्चन पूछता है एडिटर। एक तरह से ये कहना चाहता है कि तुम्हारी जो एनिमिटी है, जो तुम्हारी एनिमोसिटी है, तुम्हारा एंटीपैथी है, रीडर साहब आप बताइए कि आपकी जो एंटीपैथी है, आपका बैरभाव है, वो अंग्रेजों से है, इंग्लिश मैन से है, या फिर इंग्लिश पॉलिसी से है, किससे आपका बैरभाव है, बताओ, ये पूछा है। तो अब रीडर इस बात का जवाब देता है, तो एक स्टेटमेंट तो स्पीकर का आया है और एक ही स्टेटमेंट रीडर का आया है। अब चलते हैं हम दूसरे स्टेटमेंट की ओर। फिर रीडर कहता है, आई शुड आस्क ऑफ देम ओनली वन थिंग, मैं उनके बारे में एक ही चीज पूछना चाहूंगा, एक ही चीज, दैट इज प्लीज लीव अवर कंट्री। अगर वो मुझे मिलते हैं, अंग्रेज मिलते हैं, तो मैं उनसे एक ही शब्द कहूंगा, बस एक ही बात की विनती करूंगा, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया हमारे देश को छोड़कर चले जाओ। मतलब आई डोंट वॉन्ट द ब्रिटिश, या रीडर्स डोंट वॉन्ट द ब्रिटिश। जो पाठक है, या फिर ऐसे कह दो कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, EXTREMISTS, एक्सट्रीमिस्ट जो है वो क्या कहते हैं, ओके, डोंट वॉन्ट द ब्रिटिश इन इंडिया।
वो इंडिया में ब्रिटिश को नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि इंडिया में कौन रहे, अंग्रेज लोग रहे। ओके, प्लीज लीव आवर कंट्री। मैं तो यही कहूंगा कि बस हमारे देश को छोड़ के चले जाओ, भाग जाओ यहां से। इफ अगर आफ्टर दे हैव कंप्लाइड विद दिस रिक्वेस्ट, और अगर इस आफ्टर यानी के बाद, दे हैव कंप्लाइड विद यानी होता है कहना मानना, एडवाइस को फॉलो करना। तो अगर उन्होंने मेरी एडवाइस को फॉलो कर लिया, अगर वो मेरी कहने मान गए, हमारे लोगों का कहना मान गए, गरम दल के लोगों का कहना मान गए, तो क्या होगा उसके बाद, देयर विड्रॉवल फ्रॉम इंडिया मीन्स दैट दे आर स्टिल इन इंडिया। तो अगर वो चले गए तो इसके बाद क्या होगा, उनका विड्रॉल, उनकी वापसी जो इंडिया से हुई है, उनका रिटर्न जो इंडिया से हुआ है, इसका मतलब होगा कि दे आर स्टिल इन इंडिया, कि वो अभी भी इंडिया में है। मतलब वो रीडर साफ साफ कह रहा है कि अगर मान लो वो चले भी जाते हैं, यानी कि अगर ब्रिटिशर्स चले भी जाते हैं, तो फिर भी वो उनका छाप, उनके विचारधाराएं, उनके आइडियाज कहाँ रह जाएंगे, वो इंडिया में ही रह जाएंगे। वो उनके जाने के बाद भी हम लोग इंडियंस उन ब्रिटिश पद्धति से ही सोचेंगे। देन वी वुड अंडरस्टैंड, तो हम समझ जाएंगे दैट की इन दियर लैंग्वेज, की उनकी भाषा में, द वर्ड गॉन, जो शब्द कहते हैं ना चले गए, इज इक्विवेलेंट टू रिमेंड, उसका मतलब है कि वो अभी बने हुए हैं। ठीक है ना, चले गए का मतलब है बने हुए हैं, चले गए का मतलब है बने हुए हैं, बने हुए हैं। कहने का मतलब क्या है कि उन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतना समय तक शासनकाल किया है, या इतना समय तक शासन किया है कि उन्होंने हमारी सोच को पूरी तरीके से अपने अनुकूल और अपने अनुरूप बना लिया है। अगर वो चले भी गए, हाँ, ये उग्रवादी विचारधारा वाले, कल्पना व्यास बिल्कुल सही है, उग्रवादी जो विचारधारा वाले लोग अगर ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि अगर आप ब्रिटेन के लोग यहाँ से चले भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी पद्धतियां, उनकी पॉलिसीज, उनकी विचारधाराएं अभी भी भाषागत रूप से लोगों के हृदय में हैं। यानी उनके जाने के बाद भी हम शुद्ध हिंदुस्तानी नहीं बन सकते, हम इंग्लिशतानी ही रहेंगे। आगे देखना, द विड्रॉल एंड द वाइड। तो देखो ये क्या कह रहा है कि वी शैल स्टिल कीप दियर कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑन द गवर्नमेंट। मतलब वो कह रहा है कि हम लोग भले वो चले गए, लेकिन हमारे पास क्या रहेगी, अभी भी उनकी गवर्नमेंट रहेगी, और उनका क्या रहेगा, हम ये चाहते हैं कि वो चले जाएं, ओके, वो नहीं रहे, लेकिन अगर वो चले भी गए तो हमारे पास उनकी क्या रहेगी, ओके, वी शैल हैव दियर लॉ एंड ऑर्डर, as well as their political system। उनके जाने का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से उठ के चले जाएंगे, बल्कि वो जो बिछा के गए जाल, यहाँ पर वो हमारे ऊपर हावी होता रहेगा। एडिटर कह रहा है ठीक है, तो फिर ठीक है, चलो ठीक है, लेट अस सपोज दैट द इंग्लिश हैव रिटायर्ड। चलो एक बार के लिए सपोज कर लेते हैं, मान लो कि एक बार सपोज कर लेते हैं, ओके, वेल ठीक है, लेट अस सपोज, चलो हम सपोज कर लेते हैं दैट द इंग्लिश हैव रिटायर्ड मतलब गॉन। अगर अंग्रेज यहां से चले गए तो व्हाट विल यू डू देन, तो फिर तुम क्या करोगे, मतलब एक्सट्रीमिस्ट क्या करेंगे भाई। जिस तरह का विद्रोह फैला रहे थे वो अंग्रेजों को भगाने के लिए, तो चलो वो सफल हो गए और अंग्रेजों को उन्होंने भगा दिया, तो एक्सट्रीमिस्ट क्या करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट करेंगे क्या, ये बताओ, एक्सट्रीमिस्ट करेंगे क्या। अब उग्रतावादी या उग्रवादी जो नेता है वो करेंगे क्या, उग्रवादी दल के या विचारधारा के लोग करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे। वो इस देश में सिर्फ अशांति और विद्रोह फैलाने का काम करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल उनकी तरह ही है, उस तरह की विचारधारा वाले ही हैं। आज अंग्रेजों को भगाने का कारण क्या है, आप जानते हैं कि उनकी नीतियां उग्रवादी हैं, उनके विचारधाराएं उग्रवादी हैं, वो भारतीयों का शोषण जानते हैं। तो आज जिस तरीके से तुम उनको भगाने का प्रयास कर रहे हो, तो भाग भी गए वो, तो तुम्हारा जो सत्ता है, तुम्हारी प्रभुत्वता है, वो भारतीय लोगों पर बनी रहेगी। तो क्या भारतीय लोग तब भी गुलामी से आजाद हो पाया, नहीं हो पाएगा। यानी कि तुम्हारे आने से, ब्रिटेन के लोगों के जाने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा। तो रीडर कहता है कि दैट क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड एट दिस स्टेज। इस अवस्था में आकर के मैं इस प्रश्न का जवाब तो दे ही नहीं सकता। दैट क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना तानाशाह व्यवहार
एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। आगे देखना, द स्टेट आफ्टर विड्रॉवल विल डिपेंड लार्जली अपॉन द मैनर ऑफ इट। मतलब वो कह रहा है कि जब अंग्रेज लोग चले गए तो हमारा राज्य, हमारा देश आफ्टर विड्रॉल, अंग्रेजों के जाने के बाद, विल डिपेंड, वो निर्भर हो जाएगा, लार्जली, बड़े रूप से, अपॉन द मैनर ऑफ इट, इस अंग्रेजी शासनकाल के तौर तरीकों पर, अंग्रेजी शासनकाल के, ओके, द मैनर ऑफ द सिस्टम ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के लोग तो चले गए, लेकिन जो ब्रिटेन की पद्धति थी, ब्रिटेन की प्रणाली थी, उस प्रणाली पर हमारा राज्य क्या है, हमारा देश क्या है, वह आश्रित रह जाएगा। कहने का मतलब हम चले तो जाएंगे लेकिन अपनी छाप तुम पर छोड़कर जाएंगे, हम चले तो जाएंगे लेकिन अपनी छाप तुम पर छोड़कर जाएंगे। वो स्थिति यहां पर अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ कर दी थी। एज यू अज्यूम, अगर तुम चाहो, अगर तुम जैसा कि सोचना चाहो, दे रिटायर, वो चले भी गए, जैसे तुम्हारे अनुसार वो जा रहे हैं तो वो चले भी गए, तो इट सीम्स, ऐसा लगता है टू मी, मेरे लिए, कि वी शैल स्टिल कीप दियर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम अभी भी उनका संविधान रखेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रखेंगे। चले गए तो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये गांधी जी एक तरह से बता रहे हैं, मतलब यहाँ कोई रीडर, दूसरा रीडर नहीं है, गांधी जी की अपने शब्द हैं, हाँ या ना। तो गांधी जी अपने शब्दों को तोड़ मरोड़ के कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मान लो, वो एक तरह से मान लो कि मैं एक हीरो बन गया, फिर मैं एक हीरोइन बन गया, फिर मैं एक हीरो बन गया, फिर मैं एक हीरोइन बन गया, तो मैं ऐसे दोनों डायलॉग मार रहा हूं। तो यहाँ पर गांधी जी क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से डायलॉग मार रहे हैं, वो एक बार एडिटर का और एक बार रीडर का। तो अभी हालांकि फिलहाल तो क्या है, यहाँ पर हमने आपको रीडर का नाम भी बता दिया था, तो वो रीडर है, डिफरेंट है, लेकिन शब्द गांधी जी के हैं पूरे। तो कह रहे हैं कि अगर मान लो क्या होगा, अगर हमने अंग्रेजों को भगा दिया, हालांकि गांधी कह रहे इस बात को, अगर हमने अंग्रेजों को भगा दिया तो क्या होगा कि हमारे पास उनका कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, उनका संविधान रहेगा, और एंड शैल कैरी ऑन द गवर्नमेंट, और हम उनकी सरकार को कैरी ऑन करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। कहने का मतलब उनके प्रिंसिपल्स कंटिन्यू रखना, उनके रूल्स, उनके लॉ एंड ऑर्डर, उनके रेगुलेशंस, उनके वे ऑफ कंट्रोलिंग द इंडियन पीपल, द वे ऑफ टैक्सेशन, हर चीज़ उनको सेम रहेगी। अगर हम कर लगाते हैं दुनिया पर तो वही टैक्स सेम रहेगा, अगर हम शोषण करते हैं तो वही टैक्स, वो ट्रेड डील वगैरह सब सेम रहेंगी, ठीक है ना। तो आगे देखना, इफ अगर दे सिंपली रिटायर फॉर द आस्किंग वी शुड हैव एन आर्मी, अगर वो साधारण रूप से चले गए, ठीक है ना, फॉर द आस्किंग वी शुड हैव एन आर्मी, तो फॉर द आस्किंग पूछने के लिए मैं कहूं तो, कि क्या हम उनकी आर्मी रख सकते हैं। मतलब अगर वो जाते हैं तो जाते समय मैं उनसे पूछ लूंगा, या हम पूछ लेंगे कि भाई तुम जा रहे हो, ठीक है छोड़ जाओ, लेकिन तुम्हारी सेना हमें दे जाओ। यानी कि दे इंडियंस वर इम्प्रेस्ड, वेरी वेल इम्प्रेस्ड by the military power of the British. Okay, they were highly impressed by the military power of the British. वो ब्रिटिश लोगों की मिलिट्री पावर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड थे, ठीक है ना। तो इंडियन एक्सट्रीमिस्ट्स were influenced by the ब्रिटिश मिलिट्री पावर। जा रहे हो तो जा रहे हो भाई साहब, कोई बात नहीं, चले जाओ, तुम अपनी ब्रिटिश मिलिट्री पावर को हमारे पास छोड़ जाओ। कहा क्या करोगे यार, है मिलिट्री पावर को ले जाकर के, तुम्हारे क्या काम आएगी, तुम जा ही तो रहे हो, छोड़ जाओ हमारे पास, तुम्हारी मिलिट्री पावर छोड़ जाओ, तुम्हारी आर्मी छोड़ जाओ हमारे पास, एटसेट्रा। मतलब हम उनसे और चीजें मांग लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मांग लिया उनसे, आर्मी मांग ली, ठीक है ना, रेडी एट हैंड, और बिल्कुल हम चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। मतलब जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि छोड़ जाओ, बना लेंगे, हम बना लेंगे, नहीं, हम बनाएंगे नहीं, हम, आप बिल्कुल रेडी एट हैंड, तो तुरंत ही मैं मांग लूंगा, तुरंत ही, मतलब रेडी एट हैंड मतलब इमीडिएटली मैं उनसे क्या मांगूंगा कि तुम्हारी आर्मी जो है हम लोगों को दे जाओ। मतलब हम लोग क्या है, हम आर्मी से अपना शासन चला लेंगे। वी शुड देयरफॉर, इसीलिए हम देयरफॉर हैव नो डिफिकल्टी इन कैरिंग ऑन द गवर्नमेंट, हमको कोई कठिनाई नहीं है, हम नहीं चाहेंगे, या हमें कोई परेशानी नहीं है कि हम जारी रखें द गवर्नमेंट, यानी सरकार को, हम ब्रिटिश कंट्रोल जारी रखेंगे इंडिया के ऊपर, ब्रिटिश कंट्रोल, ओके, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया। वो कह रहे हैं कि अगर ये चले भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग इंडियन लोग राज करेंगे इंडिया के ऊपर, और पद्धति क्या रहेगी, ब्रिटिश, रूल रेगुलेशन किसके रहेंगे, ब्रिटेन के, बस लोग बदल जाएंगे,
भारतीय लोग भारतीयों पर शासन करें तो अच्छा रहेगा, एक बाहर का व्यक्ति आकर के क्यों शासन करे। ये विचारधारा थी एक्सट्रीमिस्ट की। एडिटर कहता है तुम ऐसा सोच सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता, इसको मैं स्वराज्य नहीं करूंगा। मतलब वो स्वराज, अब इसकी बात से, एडिटर की बात से एक बात साबित हुई कि ये स्वराज्य किसे समझता है, ट्रांसफर ऑफ पावर को समझता है। सत्ता का केवल स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, स्वराज, होम रूल, जो जिसको गांधी जी बाद में एक शब्द बोलेंगे कि होम रूल है, ये स्वराज्य नहीं है। ओके, मतलब दिस इज नॉट द ट्रू स्वराज जैसे वो बता रहे हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट से that the transfer of power, is स्वराज, कि पावर जो अगर ट्रांसफर करते हैं किसका, पावर का, वही स्वराज है, तो वो गलत बात है, वह स्वराज नहीं है। अब आगे देखना, यहां पर क्या कह रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं यू मे थिंक सो, तुम ऐसा सोच सकते हो, लेकिन आई डोंट, मैं नहीं सोचता, बट आई विल नॉट डिस्कस द मैटर जस्ट नाउ, लेकिन अब इस मैटर को मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। वो गांधी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यू मे थिंक, तुम वही सोचो जो तुम चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता, मेरी नजरों में स्वराज्य अलग है। बट लेकिन आई डोंट, आई विल नॉट डिस्कस, मैं डिस्कस नहीं करूंगा द मैटर, इस मामले की, जस्ट नाउ, बिल्कुल अभी। अब मैं क्यों डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये उचित समय नहीं है, जब आपके सवाल चल रहे हैं, मेरे जवाब चल रहे हैं, और उनमें भी मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। वो कह रहा है आई हैव टू आंसर योर क्वेश्चन, क्योंकि फिलहाल तो मुझे तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देना है। ओके, और तुम्हारे प्रश्न स्वराज्य के बारे में है, तो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। एंड दैट, और ये भी कि आई कैन डू वेल बाय आस्किंग यू सेवरल क्वेश्चंस, और मैं इस जवाब को अच्छे से दे भी सकता हूं तुमसे कुछ प्रश्न पूछ करके। वो गांधी जी बहुत ही क्लेवरली इस चीज से बच जाते हैं, तो है ना, ये है द ट्रैप, ये ट्रैप है। ओके, एडिटर क्लेवरली takes out all the answers from the reader, asking him questions in response to his questions. उसके प्रश्नों के प्रत्युत्तर में अपने प्रश्न पूछ करके वो क्या करते हैं, चालाकी से उससे आंसर निकलवा लेते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो? पहले बताओ, ये जो बात मैंने लिखी है समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना? बोलो क्लियर है? इज द पॉइंट क्लियर इन योर माइंड? If the point is clear in your mind, please raise your hand, raise your thumb, so that I can be confirmed. I can be confirmed with your views, with your just responses, that I am on the right track. मोहिनी का आया रिप्लाई? यस नीतू, ठीक है। पूनम जी सर, ओके। और बताइए, ललित नागर, ठीक है। राधा चौधरी, ठीक है। चलो, और धीरे धीरे ही आएंगे रिप्लाई। कुछ लोगों को तो लैंग्वेज भी समझ में नहीं आई होगी मैंने कहा क्या। अब देखो कह रहा है आई कैन डू वेल बाय आस्किंग यू सेवरल क्वेश्चंस, व्हाई डू यू वांट टू ड्राइव अवे द इंग्लिश। फिर मैं पूछ ही लेता हूं, चलो तुम अंग्रेजों को क्यों बाहर निकालना चाहते हो, अंग्रेजों को निकालना बाहर क्यों चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू टेक, मतलब जस्ट एक्सपेल और जस्ट ड्राइव आउट द ब्रिटिश पीपल। ओके, क्यों तुम ब्रिटिश लोगों को बाहर निकालना चाहते हो, रीजन क्या है अंग्रेजों को बाहर निकालने का, क्या कारण है। ओके, ये क्वेश्चन है गांधी जी का, यानी कि ये क्वेश्चन है किसका, हाँ एडिटर का क्वेश्चन है ये।
चलो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। तो रीडर्स का क्या जवाब देते देखते हैं। बिकॉज इंडिया हैज बिकम इम्पॉवरिश्ड। इसका रीजन क्या बताया उन्होंने कि अंग्रेजों को क्यों ड्राइव आउट करना चाहते हैं वो, क्योंकि अंग्रेजों की वजह से इकोनॉमिक जो डाउनफॉल आया है, गरीब बनाया है, आर्थिक तंगी आई है भारतीयों की जिंदगी में। अब ये जो दादा भाई नौरोजी है, उनकी जो बुक थी एक, ठीक है ना, और दादा भाई नौरोजी ने लिखा था कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को लूटा है, किस तरीके से अंग्रेजों ने क्या किया है, भारतीय लोगों को गरीब बनाया है। तो ऐसी बुकों के जो प्रभाव, ऐसी बुक्स के जो प्रभाव हैं, इफेक्ट्स हैं, वो वहाँ पर लोगों पर बने हुए थे, ये उग्रवादी लोगों पर बने हुए थे। तो वहाँ पर सुनना क्या क्या बात आई कि बिकॉज, क्योंकि इंडिया हैज़ बिकम, ओके, अन ब्रिटिश के बारे में लिखी थी कुछ इस तरीके से, अन ब्रिटिश करके बुक थी एक। तो बिकॉज इंडिया हैज़ बिकम इम्पॉवरिश्ड, क्योंकि भारत गरीब हुआ है, पुअर हुआ है, ठीक है ना, बाय दियर गवर्नमेंट, उनकी सरकार के द्वारा, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीयों को लूटा है। और आज भी हम कहते हैं कि भारत हमारा सोने की चिड़िया थी जिसको अंग्रेज लूट लूट करके ले गए। आज भी कहते नहीं कहते हम इस बात को। आगे देखना, दे टेक अवे आर मनी, वो हमारे पैसे को ले गए, फ्रॉम ईयर टू ईयर, सालों से साल तक, 150-200 साल से वो हमारे पैसे को ले जा रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट आर रिजर्व फॉर देमसेल्व्स। और देखो पहला काम तो उन्होंने हमें गरीब बनाया है, मतलब इकोनॉमिक ब्रेकडाउन। रीजन क्या बताया, आर्थिक तंगी, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन। इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हमारे यहाँ लेकर के आए इंडियन, ओके, भारत के अंदर इकोनॉमिक ब्रेकडाउन लेकर के आए, ब्रेकडाउन, ठीक है ना, समझ गई मेरी बात, ब्रेकडाउन लेकर के आए। दूसरा बात, पहला काम, ओके, इन्होंने क्या किया है, मतलब डिप्राइव इंडियंस फ्रॉम दियर प्रॉपर्टी। डिप्राइव, उन्होंने भारतीयों को उनकी प्रॉपर्टी से वंचित किया है। डिप्राइव इंडियंस फ्रॉम दियर प्रॉपर्टी। उनकी प्रॉपर्टी से उन्हें वंचित किया है। तीसरा क्या बताया, शब्द ये क्यों कि ये शब्द आ सकते हैं एग्जाम में। देखो, एक तो इम्प्रोविस्ड है, एक पैसा ले गए हमारा, ठीक है ना। दूसरा काम क्या बताया, पैसा ले गए। और दूसरा काम ये, तीसरा काम देखना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर देमसेल्व्स, यानी कि और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, जो हाईएस्ट पोस्ट होती है, वो उन्होंने अपना आधिपत्य उनका बना लिया था। रिजर्व्ड फॉर देमसेल्व्स मतलब होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक है ना। तो तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन है तो वो भी कौन है, ब्रिटेन के लोग हैं, उन्होंने हाईएस्ट पोस्ट को अपना लिया और भारतीय लोगों को पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, सही है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इस तरीके की कल्पना व्यास सही कह रहे। कल्पना व्यास ने कहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, शायद इस नाम से बुक होगी, मुझे तो अच्छे से याद भी नहीं है, ठीक है ना। वी आर केप्ट इन अ स्टेट ऑफ स्लेवरी, हमें एक ऐसी अवस्था में डाल दिया गया जिसमें हम गुलामी की अवस्था में हैं। किसकी अवस्था में, गुलामी की अवस्था में है, ऐसी अवस्था में हम लोगों को डाल दिया गया, ठीक है ना। एक और तीसरा पॉइंट, ओके, मेक इंडियंस स्लेव टू दियर थ्रोन। उनका थ्रोन का दास बनाया हम लोगों को। दे बिहेव इंसोलेंटली टुवर्ड्स अस एंड डिसरिगार्ड फॉर आवर फीलिंग्स और कॉज ऑफ ह्यूमिलिएशन, और वो हमारे अपमान का कारण भी बने हैं। हमें अपमानित किया है, हमें बेइज्जत किया है, ह्यूमिलिएट किया है, हम लोगों को अपमानित किया है, ह्यूमिलिएशन। ये पांचों पॉइंट याद रखना। इन पांचों पॉइंट्स में से कोई सा पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। दे बिहेव इंसोलेंटली, वो बड़ी दीठता से व्यवहार करते हैं। इंसोलेंटली का मतलब होता है दीठता, ठीक है ना, दीठता से व्यवहार करते। किसके साथ, दीठता से व्यवहार करना, किसके साथ, हमारे साथ। बहुत ही बेकार व्यवहार करते हैं, अपमानित व्यवहार करते हैं हमारे साथ, और डिसरिगार्ड आर फीलिंग्स, और हमारी भावनाओं को अपमानित करते हैं, हमारी भावनाओं को क्या ठेस पहुंचाते हैं। जैसे कई सारे मामले हुए थे वहां पर, ट्रेन में गांधी जी को भी नहीं अलाउ किया गया था, आपको पता है, उतार दिया गया, रंग भेद की नीति चली थी, ओके। वहां पर साउथ अफ्रीका में भी ऐसे ही चला था, कनाडा में भी कुछ ऐसे ही हुआ था, डोमिनियन स्टेट एस्टैब्लिश हुए वहां पर। तो आपको पता है कि ब्रिटेन के लोगों ने बहुत जगह पर क्या किया था, अलग अलग तरह की नीतियां चलाई। इंडियंस को कहा गया, मतलब भारतीय, जैसे इंडियंस आर नॉट अलाउड, डॉग्स आर अलाउड, तो भारतीय लोग अलाउड नहीं है, डॉग्स अलाउड है। तो ये क्या है, भारतीयों की भावनाओं का के साथ चोट पहुंचाना है। मिशनरीज आ गए, ब्रिटिश मिशनरीज आ गए वहाँ पर, अंग्रेजी जो मिशनरीज आए तो उन्होंने भारतीयों को क्या करना शुरू कर दिया, क्रिश्चियन बनाना शुरू कर दिया, मिशनरीज बनाना शुरू कर दिया, ईसाई धर्म को अपनाना शुरू करवा दिया।
तो हमारी फीलिंग्स को डिसरिगार्ड करता है। अब एडिटर का क्वेश्चन देखो, अगर मान लो इफ दे डू नॉट टेक आवर मनी, अगर वो हमारा पैसा ना ले जाए, बिकम जेंटल, और हमारे साथ अभद्र व्यवहार ना करें, सज्जन हो जाएं, एंड गिव अस रेस्पॉन्सिबल पोस्ट, और वो जिम्मेदारी वाली पोस्ट हमें दे दें जो पोस्ट वो लेके बैठे हैं, वुड यू स्टिल कंसिडर, तो क्या तुम फिर भी मानोगे दियर प्रेजेंस टू बी हार्मफुल, कि अंग्रेजों की उपस्थिति नुकसानदेह है? क्या पूछना चाहते हैं गांधी जी, क्या पूछना चाहते हैं कि इंडियंस आर अपसेट ऑफ द ब्रिटिश और ऑफ दियर सिस्टम, कि भाई तुम लोग, तुम्हारे हिसाब से तुम अंग्रेजों से परेशान हो या उनकी प्रणाली से परेशान हो? तुम अंग्रेजों से परेशान हो या उनके सिस्टम से परेशान हो? तुम परेशान किससे हो? तो दैट क्वेश्चन इज यूजलेस। तो फिर रीडर क्या कह रहा है, भाई साहब गांधी जी आपका ये प्रश्न बिल्कुल निराधार है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्रिटेन के लोग अपनी क्या है, अपने मतलब खुद भाग जाएं और मतलब चले जाएं और उनकी जो सत्ता है उसको भी साथ में ले जाएं। इट इज सिमिलर टू द क्वेश्चन whether there is any harm in associating with a tiger if we changes his nature. Such a question is sheer waste of time. कितनी गजब की बात बोली। यहाँ पर एक व्यंग है, मेटाफोरिकल सटायर यहाँ पर दिया गया है अंग्रेजी पावर के खिलाफ। तो कहा है कि इट इज सिमिलर, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि टू द क्वेश्चन, कि हम एक प्रश्न पूछें वेदर देयर इज एनी हार्म, कि क्या वहां पर कोई नुकसान रहेगा इन एसोसिएटिंग, अगर हम इसका जोड़े, इसको संबंधित करें विद ए टाइगर, एक टाइगर से, कि क्या इसमें कोई नुकसान है कि हम इसको टाइगर से एसोसिएट करें, कनेक्ट करें? क्या इसको टाइगर से कनेक्ट करने में कोई नुकसान है? देखो, इफ अगर ही चेंजेस हिज नेचर, अगर टाइगर अपना नेचर बदल ले तो क्या संभव है? तो जिस तरीके से टाइगर अपना नेचर नहीं बदल सकता, वैसे ही ब्रिटिश रूलर्स जो होते हैं, अंग्रेजी शासक जो है, वो इन चीजों को नहीं छोड़ सकते। जरा एक बार मुझे टाइप करके बताना कौन कौन सी चीजें हैं जिनको वो नहीं छोड़ सकते, प्लीज। कौन कौन सी चीजें नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल, संतोष, कल्पना, राधा, ललित, पूनम, नीतू, जल्दी बताइए फटाफट से। पहली चीज, हमें गरीब रखना। दूसरी चीज, हमारा पैसा चुराना। तीसरी चीज, उच्च पदों पर आसीन होना। चौथी चीज क्या थी बताओ? उच्च पदों पर आसीन होना। और क्या थी बताओ, फटाफट से बताओ, बताओ बताओ बताओ। और तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाना। अगर ये काम बंद कर दे वो, तो क्या तुम उनको फिर भगाना चाहोगे? उसने कहा भाई ऐसा हो सकता है कि गांधी जी, क्या एक टाइगर अपनी टायरनी या टाइगर अपना हिंसात्मक व्यवहार छोड़ सकता है? क्या टाइगर अपना लालच, अपनी भूख, अपना आक्रमण रवैया छोड़ सकता है? क्या अपना टाइगर अपना नेचर छोड़ सकता है? ये नहीं छोड़ सकते। इनकी भूख है पैसे के लिए, इनका अत्याचार है हम पर हिंसा करने के लिए, या अपना जो टायरेंट बिहेवियर हम पर अत्याचार करने के लिए दिखाते हैं, अटैक करते हैं हम लोगों पर। सच अ क्वेश्चन, ऐसा एक प्रश्न जो है इज शियर, वो मात्र क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है। दिस इज ओनली अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये केवल वेस्ट ऑफ टाइम है, समय की बर्बादी है। इस तरह के प्रश्न से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके प्रश्न करने से टाइगर जो है कभी ना थ्रोन, ह्यूमिलिएशन एंड स्लेवरी, बिल्कुल, कि वो गुलामी, हम गुलाम रखना चाहेंगे, वो कभी इस तरीके से अपना नेचर छोड़ना नहीं चाहेंगे। ठीक है ना? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो नेचर छोड़ के यहाँ रहने लग जाए? व्हेन अ टाइगर, जब एक टाइगर चेंजेस, बदल देता है अपना नेचर, तो इंग्लिश मैन विल चेंज दियर्स। अगर एक टाइगर, देखो कितना गजब का मेटाफर बताया है यहाँ पर, कि अगर एक टाइगर अपना चेंज कर सकता है। अब टाइगर मतलब, टाइगर भी एक ऐसा एनिमल लिया गया है जो टायरेंट एनिमल है, जो राजा है। टाइगर को, टाइगर से सब फियर खाते हैं। तो ऐसे ही वो बोला है कि अगर मैं बात करूं तो अंग्रेज हमारे भारत में टाइगर्स की तरह है। क्या टाइगर अपना नेचर बदल सकता है? नहीं बदल सकता, तो ये भी नहीं बदलेंगे। दिस इज नॉट, अगर वो बदल सकता है तो फिर ये भी बदल सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल मेरे भाई गांधी जी, ये संभव नहीं है। एंड टू बिलीव इट, और ये विश्वास कर लेना कि टू बी पॉसिबल, कि संभव है, इज कॉन्ट्रेरी टू ह्यूमन एक्सपीरियंस, ये मानवीय अनुभव से बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि मानव के अनुभव में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक टाइगर ने अपने नेचर को छोड़ दिया हो। ओके, विरोधी है, मानवीय स्वभाव में बिल्कुल विरोधी है, क्योंकि मानव स्वभाव ऐसा नहीं है। हो सकता है कि एनिमल को अगर पाले पोसे बड़ा करे तो हो सकता है एनिमल अपना नेचर बदल सकता हो, लेकिन मानव के साथ ऐसा नहीं है। मानव जिस नेचर का है वो नेचर कभी बदलेगा नहीं।
इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिप्राइव इंडियंस फ्रॉम दियर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट मेक इंडियन स्लेव टू दियर थ्रोन। ठीक है, बहुत बढ़िया। पूनम सैनी रिजर्व पोस्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब। यहां पर अपन ने सब कुछ पढ़ लिया है। अब देखना, एडिटर कह रहा है सपोजिंग, माना कि वी गेट सेल्फ गवर्नमेंट, कि हम अपनी स्वशासन तैयार कर लें, स्वशासन, कि हम स्वशासन तैयार कर लें, अपनी सरकार चलाएं, स्वशासन, जो बिल्कुल सिमिलर हो किससे, टू वॉट द कैनेडियंस एंड द साउथ अफ्रीकन्स हैव, विल इट बी गुड इनफ। ये अगला क्वेश्चन है उसका, क्या कहना चाह रहा है, कैनेडियंस और जो साउथ अफ्रीकन लोग थे जिनकी डोमिनियन गवर्नमेंट थी, कैसी गवर्नमेंट थी, डोमिनियन गवर्नमेंट। मतलब बताओ डोमिनियन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, DOMINION, डोमिनियन गवर्नमेंट क्या होती है, जल्दी से बताओ, डोमिनियन गवर्नमेंट क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से एक आर्टिकल पढ़ेंगे, बताओ जल्दी से, डोमिनियन गवर्नमेंट क्या होती है, शॉर्ट में बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, डोमिनियन गवर्नमेंट क्या होती है। अपन इसका आर्टिकल पढ़ेंगे, नेट से ही पढ़ेंगे, विकिपीडिया से। चलो बताओ डोमिनियन गवर्नमेंट क्या होती है। कनाडा में और साउथ अफ्रीका में सिस्टम तो अंग्रेजों का था, और जो पॉलिटिशियंस थे या जो काम कर रहे थे, लीडिंग जो अथॉरिटीज थी वो उन्हीं देशों की थी। जैसे कि सिस्टम नेल्सन मंडेला को, आपको पता है नेल्सन मंडेला में डोमिनियन स्टेट एस्टैब्लिश या उनको किया गया। तो डोमिनियन जो अथॉरिटीज है, डोमिनियन गवर्नमेंट है, क्या होती है, तो लेट्स सी डोमिनियन गवर्नमेंट क्या होती है, DOMINION, और फिर आएगा GOVERNMENT, डोमिनियन गवर्नमेंट। ओके, कनाडा, कनाडा पहले तो गवर्नमेंट ही देख लेते, डोमिनियन गवर्नमेंट क्या होती है। तो देखो, ए डोमिनियन गवर्नमेंट रेफर्स टू अ सेल्फ गवर्निंग autonomous nation within the former British Empire that recognize the British monarch as head of state while possessing control over domestic and foreign affairs. Prominent examples include Canada, Australia, the temporary dominions of India and Pakistan, 1947-1950, 3 साल तक रहा, which later evolved into full dependence and Commonwealth realms. अब देखना यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ आ जाओ ये विकिपीडिया पर, a dominion was a self-governing country, okay, that was part of the British Empire and then the British Commonwealth of Nation, especially in the first half of the 20th century. The dominions in 1926 were Australia, Canada, Irish Free State, New Zealand, Newfoundland, South Africa. In 1948, Ceylon, Sri Lanka. In 1947, India and Pakistan. In the year following the Second World War, the British Empire was refashioned into the more modern post-colonial India, जिसे कहते हैं Commonwealth of Nation. कहते हैं ना, ब्रिटिश लोग तो चले गए लेकिन ब्रिटिश सत्ता हमारे हाथों में पहुंचा गए। तो कह रहा है कि क्या, देखो यहां पर देखना, सपोजिंग माना कि वी गेट सेल्फ गवर्नमेंट, कि हमें सरकारी जो खुद स्वशासन मिल गया है, हम खुद शासन चला रहे, लेकिन वो उसी शासन की तरह है जैसे कि कनाडा का है, जैसे कि साउथ अफ्रीका का है। तो क्या ये ठीक है, क्या ये सही है, तो मतलब कि अपनी खुद की सरकार और सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश पीपल, ये रखना ठीक है क्या, डोमिनियन नेशंस होना ठीक है क्या, डोमिनियन गवर्नमेंट होना ठीक है क्या। तो वो कह रहा है दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो यूजलेस, ये क्वेश्चन भी आपका निरर्थक है। तो वो कौन से 2 क्वेश्चंस को निरर्थक कहता है, एक तो कहता है कि अंग्रेज चले जाएं, मतलब अंग्रेज जो है आपको सब कुछ दे दे, अपना नेचर वेचर त्याग दे, तो क्या, फिर वो कह रहा है ये क्वेश्चन आपका निराधार है, क्योंकि एक टाइगर कभी अपना नेचर त्यागता नहीं है। दूसरा कौन सा क्वेश्चन है, डोमिनियन स्टेट वाला क्वेश्चन भी वो यूजलेस बताता है, सेल्फ गवर्नमेंट वाला क्वेश्चन भी वो यूजलेस बताता है। वी मे गेट इट व्हेन वी हैव द सेम पावर्स, वी शैल देन होइस्ट आवर ओन फ्लैग। वी मे गेट इट, हम इसको तभी प्राप्त कर सकते हैं व्हेन, जब वी हैव द सेम पावर्स, जब हमारे पास वैसी ही शक्तियां हो, ओके, जैसी की शक्तियां किसके पास थी, जैसी की शक्तियां किसके पास थी, ब्रिटेन के पास थी।
हमारे पास सेम शक्तियां होनी चाहिए, हमारे ऊपर कोई और ऐसे डोमिनियन नहीं होना चाहिए, हमारे पास कोई ब्रिटिश रूल नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहते मतलब हमारे ऊपर तक की पूरी ऊपर तक की पूरी घाण, घाण कहते हैं हमारे गांव में, कि पूरी घाण एक जैसी हो, पूरी इंडियंस की हो, मतलब जैसे ब्रिटिश मोनार्की ना हो उसके ऊपर। हम ये चाहते हैं कि हमारा शासन हम ही चलाएं, और ठीक है वो ब्रिटेन की पावर जैसे बराबर हमारे पास पावर हो, तो वी शैल देन होइस्ट, फिर हम फहरा देंगे हमारा झंडा। फहराना, हम अपना झंडा फहरा देंगे, एज ए जापान सो मस्ट इंडिया भी, बिल्कुल बिल्कुल जापान की तरह। 1905 में 1905 में एक वॉर हुआ था जिसका नाम था द रूसो जापानीज वॉर। और उसमें क्या हुआ था, आपको मैंने कल भी बताया था कि रूसो यानी कि रशिया हार गया और जापानी जीत गए। तो क्या कि भाई जब जिस तरीके से रशिया हार गया और जापानी जीत गए और ब्रिटिश मिलिट्री पावर का उन्होंने यूज किया, लेकिन वहां पर ब्रिटेन का अधिकार नहीं था, ठीक वैसे ही हम भारतीय लोगों के पास भी ब्रिटेन का अधिकार ना हो, हम किसी भी देश से अपने अधिकार, अपने शासन, अपने हिसाब से लड़ सकें। हम लोगों को ब्रिटिश मोनार्की नहीं चाहिए, तो इस तरह का स्वशासन हमारे लिए ठीक है। वी मस्ट ओन आवर ओन वे, हमारे पास खुद का अपना नेवी होनी चाहिए, आवर आर्मी, हमारी खुद की आर्मी होनी चाहिए, एंड वी मस्ट हैव आवर ओन स्प्लेंडर, और हमारी खुद की वैभवता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी ब्रिटिश मोनार्की के लिए लड़ रहे हैं, नहीं, हमारी खुद की आर्मी, हम लोगों को नहीं चाहिए कि कोई इंग्लैंड की सेना हम लोगों को आकर के हस्तक्षेप करे, वहां की नेवी आए, वहां का हम लोगों को कोई मान होनी चाहिए, और वैभवता हमारी हमको मिलनी चाहिए। एंड देन विल इंडियाज वॉइस रिंग थ्रू द वर्ल्ड, और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से ब्रिटेन ने शासन किया पूरी दुनिया में, उस तरीके से इंडिया भी शासन करे। मतलब कहते हैं ना कि रूल अगेंस्ट रूल, ओके, रूल अगेंस्ट रूल। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो किसी तरीके का विद्रोह या एक वायलेंस टाइप के लोग हैं, ये चाहते हैं कि हिंसा हो, और हिंसा होकर के चाहे खुद नष्ट हो या दूसरे, जिस तरीके के भाव आज इन लोगों के अंदर है, भारतीय लोगों के अंदर है कि हम अंग्रेजों से आजाद हो और वो ऐसे ही किसी को गुलाम बना लेंगे, तो क्या उनके अंदर वो भाव नहीं जागेंगे जिस तरीके के भाव ये अपने अंदर रखते हैं। तो वो कह रहा है कि बी मस्ट ऑन आवर नेवी, हमारे पास खुद की नेवी हो, हमारी आर्मी हो, एंड वी मस्ट हैव आवर ओन स्प्लेंडर, हमारा खुद का शान हो, हमारी खुद की वैभवता हो, एंड देन विल इंडियाज वॉइस रिंग, फिर हमारे भारत की गूंज गूंजेगी थ्रू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से। ओके, दे ओके, इंडियन एक्सट्रीमिस्ट want to be like the British, वो ब्रिटिश की तरह होना चाहते हैं। क्या कॉम्प्लिकेसीज यहां आ रही हैं? हाँ सर, खुद का करो और शहंशाह होना चाहिए सर, ठीक है, खुद का कानून और खुद का शहंशाह होना चाहिए, ठीक है। एडिटर क्या कहता है? यू हैव ड्रॉन द पिक्चर वेल, अच्छा तुमने बहुत अच्छी तस्वीर खींची है, तुमने तस्वीर तो बहुत अच्छी खींची है। किसकी? एक लिबरेट या डोमिनियन स्टेट की, और तुम अपने आप को डोमिनियन बनाना चाहते हो, डोमिनियन स्टेट की या कॉमनवेल्थ स्टेट की? तुम अपने आप को कॉमनवेल्थ बनाना चाहते हो, COMMONWEALTH, तुम अपने आप को कॉमनवेल्थ बनाना चाहते हो, तो कॉमनवेल्थ बनाने की तुमने एक फ्री स्टेट बनाना चाहते हो, उसकी तस्वीर तो तुमने बढ़िया खींची है। इन इफेक्ट अगर प्रभाव में मैं कहूं तो इट मीन्स, इसका मतलब है कि दिस दैट, मेरा मतलब यह है कि अगर वी वांट इंग्लिश रूल, कि अगर हमें अंग्रेजी शासन चाहिए, तो विदाउट द इंग्लिशमैन, बिना अंग्रेजों के, मतलब अब तुम्हारी बातों से मैंने ये निचोड़ लगाया है कि तुम ये बार बार कह रहे हो कि हमें अंग्रेजी शासन, अंग्रेजों से मतलब नहीं है, हमें उनकी शासन पद्धति अच्छी लगती है। तो वो कहे कि अगर तुम्हें अंग्रेज नहीं चाहिए लेकिन उनका इंग्लिश रूल चाहिए लेकिन इंग्लिश नहीं, अंग्रेज लोग नहीं, तो यू वांट टाइगर्स नेचर, तो तुम्हें टाइगर का नेचर तो चाहिए बट नॉट द टाइगर, लेकिन तुम्हें टाइगर नहीं चाहिए। गांधी जी ने ट्रैप में फंसा लिया उसको, फिर अगेन ट्रैप है, दिस इज द ट्रैप अगेन। वो कह रहा है कि तुम लोगों को, तुमने क्या कहा कि ब्रिटिश चले जाए, बस अपनी पॉलिसी छोड़ जाए, हम अंग्रेजों की तरह पूरे देश पर, पूरे विश्व पर शासन करेंगे। ओके, हमारे पास खुद की पावर होगी, खुद की गवर्नमेंट होगी, हमारे पास खुद की वैभवता होगी, खुद की शान होगी, खुद की नेवी होगी, खुद की आर्मी होगी, हम लोग अपने अंदर जिएंगे, अपने अंदर रहेंगे, लेकिन हम पूरे विश्व में अपना नाम कर देंगे जिस तरीके से अंग्रेजों ने किया। तो आगे देखना कि दैट इज टू से, अगर मैं कहूं तो यू वुड मेक इंडिया इंग्लिश, कि तुम इंडिया को इंग्लिश बनाना चाहते हो, हिंदुस्तान की जगह उसे इंग्लिस्तान बनाना चाहते हो, एंड व्हेन इट बिकम्स इंग्लिश
और जब ये इंग्लिश बन जाएगा इट विल कॉल्ड नॉट हिंदुस्तान, इसे हिंदुस्तान नहीं कह सकते हम, दिस इज कॉल्ड इंग्लिस्तान, फिर हम इसे इंग्लिस्तान कहेंगे कि दिस इज जस्ट इन द शेप ऑफ इंग्लिश एम्पायर इंपीरियलिज्म। ये अंग्रेजी उपनिवेशवाद के किस में है, रूप में है, और है ये भारतीय सरकार। आप भारतीय सरकार कह रहे हो, आप भारतीय प्रशासन कह रहे हो, भारतीय प्रबंधन कह रहे हो, लेकिन आप पूरी ब्रिटिश पद्धति से चला रहे हो। तो मैं इसे हिंदुस्तान ना कहना चाहूंगा, मैं इंग्लिस्तान कहना चाहूंगा। हिंदुस्तान आप शक्तियों का केवल जो स्थानांतरण है, आप शक्तियों का जो बंटवारा है, शक्तियों का जो ट्रांसफरिंग है, वो आप लोग केवल आप संसदीय या कानूनी रूप से चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते कि आप आध्यात्मिक और मौलिकता या मानसिक रूप से आप बदल जाएं, आपके अंदर स्पिरिचुअल और मेंटल चेंज आए, ये आप नहीं चाहते। तो दिस इज नॉट द स्वराज भाई साहब, तो फिर ये स्वराज नहीं है। अगर आप इस तरह की प्रेफरेंस करते हो, क्या स्वराज नहीं है? व्हाट इज नॉट द स्वराज? ओके बताओ, व्हाट इज नॉट द स्वराज? ओके, टू इफ द इंडिया इज कॉल्ड इन इंग्लिस्तान, इट इज नॉट स्वराज। Okay, home rule is not Swaraj. Home rule is not Swaraj. The transfer of powers is not Swaraj. स्वराज शक्तियों का हस्तांतरण है, ये नहीं है, ठीक है ना, कि अंग्रेज लोग अपनी शक्तियों को हमको दे जाएं, दैट इज कॉल्ड स्वराज। गलत। आई हैव प्लेस्ड बिफोर यू माई आइडिया ऑफ स्वराज। अब रीडर कह रहा, देखो भाई साहब, मैंने, बुरा मत मानो, मैंने तो अपना खुद का आइडियाज, मेरा आइडिया तुम्हारे सामने रखा है, एज आई थिंक इट शुड बी, जैसा कि मैं इसे सोचता हूं। इफ द एजुकेशन वी हैव रिसीव्ड बी ऑफ एनी यूज, अगर वो शिक्षा जो अगर किसी काम की है, जो हमने प्राप्त की, इफ द एजुकेशन वी हैव रिसीव्ड, वो शिक्षा जो हमने प्राप्त की, बाई, अगर किसी काम की है, इफ द वर्क्स ऑफ स्पेंसर, अगर आपने हर्बर्ट स्पेंसर के जो काम रचना पढ़ी है, हर्बर्ट स्पेंसर जिसने अपनी रचनाओं को केवल स्वतंत्रता या मौलिक स्वतंत्रता के बारे में लिखा, अगर उसकी रचनाएं हमने पढ़ी है, तो स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल की अगर हमने रचनाएं पढ़ी हैं, तो इन लोगों ने ये कहा है कि स्वतंत्रता इसी तरीके की होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा, अदर्स बी ऑफ एनी इंपॉर्टेंस, या फिर कोई और दूसरे रचनाकार की जो और कोई महत्वता का रखता है, इतनी महत्वता रखता है। तो इफ द इंग्लिश पार्लियामेंट बी द मदर ऑफ पार्लियामेंट्स, और अगर इंग्लिश पार्लियामेंट ही मदर ऑफ पार्लियामेंट्स रही है, तो आई सर्टेनली थिंक, तो मुझे लगता है कि दैट वी शुड कॉपी द इंग्लिश पीपल, कि हमें अंग्रेजी लोगों को कॉपी कर लेना चाहिए, एंड दिस टू सच एन एक्सटेंट दैट just as they do not allow others to obtain a footing in their country, कि जिस तरीके से वो अपने देश में किसी को पैर नहीं रखने देते, उसी तरीके से हमें भी उन्हें अपने देश में पैर नहीं रखने देना चाहिए, या किसी को भी अपने देश में पैर नहीं रखने देना चाहिए। तो वो क्या कहना चाह रहा, सुनना, कि हर्बर्ट स्पेंसर और जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता का सही मायने में मतलब समझाया, और उन्होंने ये, उनके अकॉर्डिंग क्या था, तो what was स्वराज अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर एंड व्हाट वाज स्वराज अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट मिल, मैंने आपको ये कल बताया था। एंड इफ द इंग्लिश पार्लियामेंट, और अंग्रेजी अगर संसद है, अगर उसको ही हम मदर कहते हैं, माता कहते हैं, किसकी माता कहते हैं, पार्लियामेंट्स की, कि संसद की माता क्यों? क्योंकि इसने मतलब कहते हैं कि बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया, जैसे अपन ने नाम भी पढ़े थे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब नाम पढ़े थे, कनाडा वगैरह, बहुत सारे नाम पढ़े थे। तो उन नामों में आपने देखा कि उन सब में अगर संसद चलती है तो वो किसकी चलती है, ब्रिटिश लोगों की चलती है। तो आज जितनी भी संसदें अगर देश विदेशों में चल रही है, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कहीं पे भी हो, तो वो जो संसद चल रही है, वो उसकी जननी कौन है, उसकी जननी, उसकी मदर, उसकी माता, उसकी जननी कौन है, वो है ब्रिटिश पार्लियामेंट। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट ही सभी देशों की जर्नी है, तो फिर मेरा ये कहना गलत नहीं है कि हम ब्रिटिश लोगों को कॉपी जरूर करें, है ना। तो देखो, आई सर्टनली थिंक, मुझे निश्चित तौर से लगता है दैट कि वी शुड कॉपी द इंग्लिश, कि हमें अंग्रेजों को कॉपी कर लेना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी लोगों की सत्ता, अंग्रेजी लोगों की शक्ति, उनका जो हाँ, खुद का रूल, खुद का गवर्नमेंट ही स्वराज है। बिल्कुल नहीं, ये स्वराज का मतलब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तुम टेंशन ना लो। एंड दिस टू सच एन एक्सटेंट, और इस काम को इतने हद तक करना चाहिए हमको कि जस्ट एज दे डू नॉट अलाउ, जिस तरीके से अंग्रेज लोग किसी को अलाउ नहीं करते टू ऑब्टेन ए फुटिंग, की वो एक पैर भी रख ले, पैर रखना, कि जिस तरीके से वो अपनी जमीन पर पैर नहीं रखने देते, किसको रखने देना, इन दियर कंट्री, अपने देश में,
उसी तरीके से वी शुड नॉट अलाउ देम, इसी तरह से हमें अंग्रेजों को अलाउ नहीं करना चाहिए और अदर्स या फिर किसी दूसरे देश को भी अलाउ नहीं करना चाहिए टू ऑब्टेन इट इन आवर आर्स, कि हमारे देश में भी वो क्या करे, क्या करे, क्या करे बताओ, अपना कदम रखें। वॉट दे हैव डन इन दियर ओन कंट्री, जो उन्होंने अपने देश में किया है, जो उन अंग्रेजों ने, द ब्रिटिश पीपल ने अपने देश में किया है, ठीक है ना, जब ब्रिटिशर्स ने अपने देश में किया है, ओके, हैज नॉट बीन डन इन एनी अदर कंट्री, ऐसा किसी देश में नहीं हुआ। मतलब वो इतना प्रभावित है, एक्सट्रीमिस्ट इतना प्रभावित है उन अंग्रेजों की पद्धति और उन अंग्रेजों के सिस्टम से, वो कह रहा है कि जितना अच्छा उन्होंने अपने देश में कर रखा है उतना उन्होंने किसी देश में अच्छा नहीं किया, यानी कि वो अंग्रेज हमारे भारत में उतना अच्छा नहीं कर सकते जितना उन्होंने अपने देश में किया है। और अगर हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, अगर हम उनके जैसा करना है, तो हमको अपने देश में हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इट इज देयरफॉर प्रॉपर फॉर अस टू इम्पोर्ट देयर इंस्टीट्यूशंस, इसीलिए हमारे लिए महत्व उचित है कि हम इंपोर्ट करें, आयात करें उनके इंस्टीट्यूशन को, आयात करें मतलब उनके जो लर्निंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके संस्थानों को, उनके नियमों को, उनके प्रिंसिपल्स को। वो कह रहे हैं हमें उनके प्रिंसिपल्स को अपनाने में कोई बुराई नहीं है, हम उनके सिद्धांतों को अपना सकते हैं क्योंकि उनके सिद्धांत जो है बहुत उचित हैं। बट नाउ लेकिन आई वॉन्ट टू नो योर व्यूज, अब मैं तुम्हारे व्यूज भी जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने तो अपने विचार बता दिए, अब तो तुम्हारे व्यूज बताओ, तुम्हारे व्यूज क्या हैं। अब ये एक उग्रवादी आदमी था, तो उसी हिसाब से उन्होंने सारी बातें बताई कि वो अंग्रेजी शासन से बहुत ज्यादा प्रभावित है, लेकिन अंग्रेजों से बिल्कुल नहीं। लात मार के, घुसा मार के, मुक्का मार के, नाक पर मार के, आंख पर मार के भगाना चाहता है, लेकिन वो खुद 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 उस पद्धति को अपनाना चाहता है जो वो अपनाते थे। देयर इज नीड फॉर पेशेंस, तो अब एडिटर कहता है भाई साहब फिर धैर्य रखो, तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है, तुम तुरंत हिंसा पर उतारू हो, तुम उनको भगाने के लिए, लठ चलाने के लिए तैयार हो, गलत बात है, तो तुम ऐसा मत करो। माई व्यूज विल डेवलप ऑफ देमसेल्व्स इन द कोर्स ऑफ दिस डिस्कोर्स, मेरे विचार तो खुद में विकसित हो जाएंगे, खुद ब खुद विकसित हो जाएंगे इन द कोर्स, कोर्स में, कोर्स मतलब जो विचार, मेरे जो विचार है, मतलब इस कोर्स ऑफ द डिस्कोर्स मानी होता है कि विचार विमर्श के इस मुद्दे पर, विचार विमर्श के इस मुद्दे पर, विचार विमर्श के इस मुद्दे पर मेरे विचार तो स्वतः ही क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। इट इज एज डिफिकल्ट फॉर मी, अब मेरे लिए बहुत कठिन हो गया है टू अंडरस्टैंड, ये समझना द ट्रू नेचर ऑफ स्वराज, कि वास्तविक रूप से स्वभाव क्या है, सच्चा स्वभाव क्या है स्वराज का। एज क्योंकि इट सीम्स टू यू, क्योंकि तुमको लगता है, टू बी इजी, की बहुत आसान है। आई शैल देयरफॉर फॉर द टाइम बीइंग, ओके, इस समय, फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग का मतलब फिलहाल, 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 आई शैल कंटेंट माई सेल्फ, मैं अपने आप को सीमित करूंगा, फिलहाल मैं अपने आप को सीमित करके बताना चाहूंगा, क्या सीमित करूं, क्योंकि आगे और पीछे वो अभी बात करेगा, 20 लेसन है, 20 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, कि विद एंडेवरिंग, और मैं ये कोशिश करूंगा, ये कोशिश करने, मतलब कोशिश करके सीमित करूंगा मैं, कि टू शो दैट, मैं ये तुम्हें दिखा दूं कि व्हाट यू कॉल स्वराज इज नॉट ट्रूली स्वराज, कि जिसको तुम स्वराज कह रहे हो वह स्वराज नहीं है, वो एक होम रूल है। ओके, व्हाट इज स्वराज, स्वराज, स्वराज इज द, ओके, स्वराज इज द अपलिफ्टमेंट या मॉरल और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, moral and spiritual spiritual upliftment of the Indian people, Indian people, ओके, इसके लिए दे मस्ट बी, उन्हें होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दे मस्ट बी सेल्फ लाइंड, उन्हें आत्मविश्वस्त होना चाहिए, RELIANT, सेल्फ लाइंड, ओके, सेल्फ गवर्नड, उन्हें अपने आप पर गवर्न रहना चाहिए, सेल्फ गवर्नड, GOVERNED, सेल्फ गवर्नड एंड नॉन वायलेंट, और उन्हें अहिंसक रहना चाहिए। इस तरीके के भगाने भगाने का काम नहीं, यही आपको एक स्वशासन होता है, यही आपका स्वराज्य होता है, इसको अपन स्वराज्य कहेंगे। अब अपन आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन आंसर्स में अपन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रीडर व्हाट इज द प्राइमरी थिंग ही आस्क्स ऑफ टू द इंग्लिशमैन, सबसे पहली चीज वो क्या पूछेगा, टू गिव मोर मनी टू इंडिया, टू टीच इंडियंस हाउ टू रूल, टू सिंपली हैव द कंट्री, टू बिल्ड मोर स्कूल्स। बताओ कि रीडर के अकॉर्डिंग सबसे पहली जो चीज वो अंग्रेज से पूछना चाहेगा, तो वो क्या पूछना चाहेगा, सबसे पहली चीज
वो कह रहा है ना मैं उनसे पूछना चाहूंगा, ओके मैं उनसे पूछूंगा, क्या पूछूंगा भैया, भैया वो क्या क्या कहना चाहेगा वो, बताओ जल्दी। बताओ बताओ बताओ। सी, वो कहना चाहेगा कि बस वो देश छोड़ के चला जाए। सबसे पहली चीज वो यही कहना चाहेंगे कि वो देश छोड़ के चले जाए, प्लीज लीव आवर कंट्री। और वो चले गए तो बढ़िया रहेगा, वो गए तो सही लेकिन वो वहीं रह गए। तो देखो, विच एनिमल डज द रीडर यूज एज अ मेटाफर फॉर अनचेंज्ड नेचर ऑफ इंग्लिश, बताओ। ए लॉयन, नहीं नहीं संतोष, कल्पना थोड़ा सा गलत हो गया आपका, टू लीव द कंट्री। बताओ विच एनिमल डज द रीडर यूज एज अ मेटाफर फॉर द अनचेंजिंग नेचर ऑफ द इंग्लिश, बताओ। वो उनसे ये थोड़ी कहेगा कि तुम हमारे नियम सिखा दो, तुम कानून सिखा दो, नहीं कानून सिखाने की नहीं कहेगा वो, उनसे क्यों कहेगा। टाइगर, टाइगर आएगा इसमें आंसर। अगला देखना, व्हाई डज द रीडर बिलीव इंडिया हैज बिकम इम्पोवरिश्ड, कि गरीब क्यों हुआ है भारत। ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, बिकॉज द इंग्लिश टेक अवे इंडियाज मनी ईयर आफ्टर ईयर, बिकॉज इंडियंस डू नॉट वांट टू वर्क, ये बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये तो सब जानते हैं, इसको कर भी देंगे आप, सीधा क्वेश्चन है ये। अच्छा, अब मैं टफ तो आपको पूछूंगा क्योंकि आप लोगों का मैंने टाइम टेबल बना दिया है एग्जाम का, आपका जो टेस्ट पेपर लगेंगे उनका मैंने शेड्यूल जारी कर दिया है, और कल आप लोगों को मैं इसको इंट्रोड्यूस करा दूंगा, ठीक है ना। तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करेंगे। विच कंट्री डज द रीडर मेंशन एज अ मॉडल फॉर इंडियाज मिलिट्री एंड नेवल पावर, बताओ। इंडिया की मिलिट्री और नेवल पावर के लिए वो कौन सी जो है कंट्री को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ। यूएसए, जापान, रशिया और फ्रांस। तो इसमें सीधा आंसर है चौथे में, बताइए क्या आंसर आएगा। टेस्ट पेपर प्लान कर लिए मैंने, तुम्हारे 21 टेस्ट पेपर प्लान किए हैं। ऐसे आएंगे क्वेश्चन टेक्स्ट में से, है ना। सिंपल आएगा तो ऐसा आएगा, थोड़ा टफ बनाएगा तो उसका लैंग्वेज टफ बनाएगा। What term does the editor use to describe in India that has English institution but no English people? तो बताओ कौन सा टर्म यूज करता है, स्वराज, हिंदुस्तान, इंग्लिस्तान और न्यू इंडिया, बताओ। एडिटर किसके लिए कौन सा टर्म यूज करता है, इसके लिए एडिटर आ रहा है, रीडर नहीं। एडिटर, एडिटर कौन सा टर्म यूज करता है जिसमें इंडिया जो है वो इंग्लिश इंस्टीट्यूशन को रखे लेकिन इंग्लिश पीपल नहीं रखे। स्वराज, हिंदुस्तान, इंग्लिस्तान या न्यू इंडिया। बिल्कुल पांचों में सी सही है, इंग्लिस्तान उसको कहता है वो। What does the editor mean by the phrase English rule without the Englishman? Replacing English officials with the Indians while keeping the same oppressive system. A peaceful treaty between India and England, allowing English people to stay as tourists only, using the English language but following Indian laws. बताओ। वो कहता है अवर जुडिशियरी विल बी इन इंग्लिश। गांधी जी कहते हैं कि हमारी जुडिशियरी भी इंग्लिश रहेगी, हमारी मिलिट्री पावर भी इंग्लिश रहेगी, क्या मतलब है। यूजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज बट फॉलोइंग इंडियन लॉस, ऐसा, या फिर पहला, बताओ आंसर क्या आएगा। बिल्कुल सही है, छठे में पहला आएगा कि वो अंग्रेजी शासन की जगह पर अपने, मतलब शासनाधिकारियों की जगह पर अपने आप को शासनाधिकारी मानना चाहते हैं। तो हाउ डज द रीडर जस्टिफाई द आइडिया ऑफ कॉपिंग ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस लाइक द पार्लियामेंट, कैसे मतलब उसको जस्टिफाई करता है रीडर, रीडर कैसे जस्टिफाई, बिकॉज ही बिलीव्स इंडियंस आर इनकैपेबल ऑफ क्रिएटिंग देयर ओन based on the education received and the influence of the thinkers like Spencer and Mill, because the English requested them to do so because it is the only way to become a global super power। बताओ इसमें क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 is now on the screen. Mohini, Santosh, don't forget to add the question number with your answer. ललित नागर, वेरी गुड। ललित नागर ने बताया है बी इज द राइट आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और द क्वेश्चन इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट इज द एडिटर मेन क्रिटिक ऑफ द रीडर्स वर्जन ऑफ स्वराज। व्हाट इज द एडिटर्स मेन क्रिटिक, तो एडिटर का मुख्य आलोचना क्या है रीडर के वर्जन पर जो स्वराज का है, दैट इट विल बी टू एक्सपेंसिव टू मेंटेन, that it's impossible to drive the English out, that the readers only want to change the ruler, not the nature of the rule, that India does not have enough soldiers for an army. Simple सा question है, you can do it very well.
So the answer is this, and I think you are giving me the right answer. Neetu is not adding question number. How can I judge it? Okay, which answer you are giving to me? The reader's statement, when a tiger changes his nature, Englishman will change the earth, implies that reform of the English government is possible through dialogue. The English are fundamentally incapable of ruling justly. The English will leave if they are treated kindly. Nature is more powerful than politics. पूरम सैनी टप्पा मत मारो। कल्पना व्यास 9वीं में भी दे रहे हैं, सोचो आंसर को। मुकेश कुमार टांक ने 9वीं में सी दिया है। क्या इंप्लाई करता है, इसके अंदर हिडन क्या है कि जब एक टाइगर अपना नेचर चेंज कर सकता है तो इंग्लिशमैन अपना भी चेंज कर लेंगे। अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो सकता है। तो क्या है कि रिफॉर्म ऑफ द इंग्लिश गवर्नमेंट इज पॉसिबल थ्रू डायलॉग। तो रिफॉर्म यानी सुधार अंग्रेजी सरकार का इस संभव है किसके द्वारा? डायलॉग के माध्यम से। अगर चेंज होता है तो कर लेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, अंग्रेजी जो है फंडामेंटली इनकैपेबल है रूलिंग जस्टिसली, ये तो है नहीं आंसर। इंग्लिश छोड़ जाएंगे जैसे कि वो काइंडली द बिलीव इफ दे आर ट्रीटेड काइंडली, नहीं। नेचर इज मोर पावरफुल देन पॉलिटिक्स, यानी राजनीति से ज्यादा प्रकृति, नहीं, ये भी गलत है। तो आपके तीनों पॉइंट्स गलत है और आपका पहला ऑप्शन सही आ जाता है। ये तीनों गलत हो जाते हैं क्योंकि दरअसल डायलॉग के माध्यम से यही है कि अगर जब चेंज कर देगा कौन, शेर बाघ अपना नेचर चेंज कर देगा तो अंग्रेज भी अपना नेचर चेंज कर देंगे। तो वो कह रहा है कि डायलॉग के माध्यम से, इस संवाद के माध्यम से वो कह रहा है कि हो सकता है कि रिफॉर्म कर दें अंग्रेजी लोग, अंग्रेजी सरकार भी अपना संशोधन कर ले। वो कहते हैं ना गांधी जी कि अगर वो अच्छा स्वभाव कर ले, तुम्हारे साथ जेंटल हो जाए, तुम्हें शोषण ना करे, तुम्हें ऊंचे पद पर बैठा दे, तो ये क्या होगा। तो उसने कहा कि इसका मतलब तो ये हो गया टाइगर अपना नेचर चेंज कर रहा है। इसका मतलब तो ये हो गया टाइगर अपना नेचर चेंज कर रहा है। अगर टाइगर अपना नेचर चेंज कर सकता है तो इसका मतलब क्या है, अंग्रेज लोगों के अंदर भी सुधार आ सकता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि वो लैंग्वेज डायलॉग के माध्यम से, साफ कह दिया ना, थ्रू 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 डायलॉग, डायलॉग के माध्यम से। समझ रहे मेरी बात? इज पॉसिबल थ्रू डायलॉग, डायलॉग के माध्यम से इसमें इंप्लाई जाइए, ये चीज लिखी हुई है डायलॉग के माध्यम। अगर डायलॉग नहीं लिखता तो फिर ये गलत हो जाता स्टेटमेंट। वॉट कैन बी इन्फर्ड, क्या अनुमान लगाया जा सकता है अबाउट द एडिटर्स व्यूज, एडिटर की व्यू के बारे में, टू स्वराज एट द एंड ऑफ द पैसेज। इट्स सिंपल कॉन्सेप्ट दैट एवरीवन अंडरस्टैंड, नहीं। इट इज identical to the Canadian model of self government. It is a complex concept that is different from merely copying western systems, या फिर इट कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू वायलेंट रिवॉल्यूशन। ये आंसर आ जाएगा आपका, बाकी के सब कुछ सही है। कल मिलते हैं, कल अपन कौन सी क्या कराएंगे, कल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमको क्या करना है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो ये हमारे स्कूल लेक्चरर का सिलेबस है और यहाँ पर हम लोग इंग्लिश का सिलेबस निकाल लेते हैं। ये लीजिएगा, हमने इंग्लिश का सिलेबस निकाला और हम कल क्या करेंगे ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हवन तो नहीं करेंगे। अब हमारे पास बचा क्या है, सुनना। ऑफ ट्रूथ हो ही गया, वो मॉडर्न गैलेंट्री हो गया, व्हाट इज स्वराज हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हमारे पास बचा केवल स्पेक्टेटर क्लब, तो भी रिचर्ड स्टील का है, इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। रिचर्ड स्टील जर्नलिस्ट थे और हम इनका जो स्पेक्टेटर क्लब पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। तो कल हमारा ये रहेगा। ये ऐसे कंप्लीट होने के बाद, ये हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हैंड टू हैंड हम लोग पोइट्री पर कूद जाएंगे। पोइम में जितनी भी पोइम्स बच रही है पहले उनको फ्री कर देंगे। ये फ्री करके फरवरी में कोशिश करेंगे हम फ्री हो जाएं, और फिर ये फ्री होने के बाद में हम मार्च में, ठीक है ना, मार्च में हम लोग कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि दैट लॉन्ग साइलेंस और डेविड कॉपरफील्ड के पूरे 64 चैप्टर्स में कंप्लीट करा दूं।
सिलेबस मैंने उसी हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। हाँ मैंने कह दिया ना, पॉइंट भी रह गई है। अब जैसे ही अपना ये एक ऐसे हो जाएगा, अब एक ऐसे में कितने दिन, शायद मुझे लगता है मैं 5-6 तारीख तक, आज 4 तारीख हुई है, तो 3-4 दिन में, 5 दिन में मैं इस ऐसे को कंप्लीट करा दूंगा। 10 तारीख तक मान लो फाइनली, और 4 दिन में 12 तारीख तक में मैं 1 या 2 पोइम आपकी कंप्लीट करा दूंगा। छोटी छोटी उठा लूंगा कोई सी भी, और पहले उनको करा दूंगा जिससे तुम्हारे ऊपर से लोड हटे। तो ये बड़े बड़े पोर्शन तो आपके पूरे हो ही जाएंगे, ठीक है ना। तुगलक मुझे कराना है, एज यू लाइक इट आपका पहले का हुआ रखा है, लेकिन इसको मैं टेक्स्ट को पढ़ाऊंगा दोबारा से, है ना। ये शशि देश पांडे को भी पढ़ाऊंगा, ये सब मैं पढ़ा दूंगा। मेरी चिंता है, मैं दिन भर पढ़ाऊँ, रात भर पढ़ाऊँ, मैं छुट्टियां लूँ, कुछ भी करूँ, ठीक है ना, ये मेरी चिंता है। आपको भी पढ़ना है मेरे साथ साथ, लेकिन जितना पढ़ा दिया उतना तो आप कम से कम तैयार कर लें भाई, पूरा तैयार तो कर लें जितना कि हाँ सर हमारा उतना तो तैयार है। ये मैंने पोर्शन लगभग पूरा करा दिया, एक आध दो चीज़ रही होंगी, वो तो सिर्फ 1 दिन की है या 2 दिन की होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी सी रही होंगी। ये वाला सेक्शन हमारा 8 टॉपिक्स का रह रहा है, 8 दिन मान लो आप इसमें। ये करवा दूंगा मैं कंप्यूटर वाला, पहले का करा रखा है, आप जब तक उसमें से देख लें। सुनो, जिन लोगों ने कोर्स लिए हैं, अगर उन लोगों के अब तक का मैंने पढ़ाया है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो एक काम कर लें आप, कि अब तक मैंने पढ़ाया ना वो पूरा कंप्लीट किस किस का हो गया वो मुझे नहीं पता, आपके जिनके भी पूरे हुए हैं, आप एक काम करना, कोर्सेज में जाना, अपना ग्रेड फर्स्ट का कोर्स खोलना और अपने कोर्स में जा करके, है ना, और यहाँ पर आप कंटेंट्स में जाना। कंटेंट्स में आप लोगों को यहाँ पर ग्रेड 1 इंग्लिश ओल्ड रिकॉर्डेड मिलेगा। अब इसमें आप जैसे ही एंटर करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेंगी, है ना। ऑफिशियल लेटर तो हट गए आपके पूरे पुराने सिलेबस से। देखो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग ये रखा, सिंपल ये पूरा जो भी चीज़ आपको, देखो कोऑपरेटिव लर्निंग, टीचिंग मॉडल्स, कम्युनिकेटिव स्किल्स, ये जो पढ़ना है पुराना, तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, ये पुराना पढ़ तो सकते हैं ना। ये पुराना का मतलब इतना पुराना थोड़ी है कि ये मैं बाबा आदम के ज़माने का रिकॉर्ड किया हुआ है, ये 2025 का है और अब 2026 चल रही है। दुनिया तो 3-3 साल पुरानी बुक नहीं खरीद लेती, 4-4 साल पहले। अब हमारा तो कंटेंट से अभी का पढ़ाया हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं। वो नया पढ़ाना है वो अलग बात है। देखो आपको अगर लगता है कि हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है सर, अब तो हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आप लोग इनको पढ़ो, आप लोगों के पास कंटेंट्स पूरा है। देखो न्यू क्लासिसिज्म है, जैकोबियन एज है, मॉडर्निज्म है। ऐसे भी नहीं है कि भाई कोई छोटी छोटी चीज़ 2-2 वीडियोज़ में पढ़ाया हुआ है। देखो आराम से नोट्स रखे हुए हैं, आप खूब पढ़ो। देखो व्यू पीडीएफ में पीडीएफ देखो। अब ऐसे भी नहीं है मैंने बहुत ही रफ ट्राई तरीके से पढ़ाया हो, रफ और ड्राई तरीके से नहीं पढ़ाया, बहुत ही स्टाइलिश वे में पढ़ाया है। आप देखो सारी चीज़ों को समझा करके, कौन सा टाइम क्या हुआ, पीपीटीज पर वर्क किया। ऐसे नहीं है कि नेचुरली मैंने यूं ही पढ़ा दिया हो, ठीक है ना। मैंने सारी चीज़ों को एक एक करके सब बताया, सारी कल्चर बताई, सारा हिस्ट्री बताया, सारा बैकग्राउंड बताया, लिटरेचर बताया, कैवेलियर पॉइंट कौन थे, रॉबर्ट हर्विक, सबके नाम बताए मैंने आपको। तो आप लोग इसको पढ़ो। अगर आपको लगता है भाई ये कोई बेकार थोड़ी ना, ये कंटेंट्स तो है ही ना, हाँ ये कंटेंट्स तो काम का ही है, ये आप इसको क्यों कमज़ोर समझते हो। दोबारा पढ़ाऊंगा इसका मतलब ये थोड़ी पुराना खराब है। इसका मतलब ये कि मुझे प्रिंट में प्रॉब्लम जरूर आएगी इसमें। प्रिंट में पढ़ लो, नोट्स आपके हिसाब से जितना बन सके शॉर्ट बना लो, पढ़ लो, एक आइडिया ले लो, फिर अपन मेन में जब पढ़ेंगे दोबारा पढ़ेंगे सारी चीज़ें। मैं अब है ना ऐसे पढ़ाऊंगा नोट्स, जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक ऐसी तरीके से पढ़ाऊंगा नोट्स। तो ये मैं नोट्स तैयार कर ही रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अब मैं नया चैप्टर लेके आऊँगा तो देखो सारी चीज़ें धीरे धीरे ही होती है। आप सोचें कि एक दिन में कोर्स हो जाए, या आपने जिस दिन लिया उस दिन कोर्स ही चालू हो जाए और ख़त्म भी हो जाए, तो ये तो संभव नहीं है। आप लाइव भी चाहोगे, आप थोड़ा सा रिकॉर्डेड भी चाहोगे, तो सभी चीज़ संभव है। देखो रिकॉर्डेड डाला हुआ है, वैसे तो परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, है तो उसका कुछ बनता नहीं है, वो तो समय पर सारी चीज़ें हो जाएंगी। 31 मई, यानी मई तो छोड़ ही दो, आप जून में ही एग्ज़ाम चालू होगी आपकी, तो आपके पास आराम से मार्च अप्रैल मई 3 महीने हैं। फरवरी चल ही रहा है, फरवरी पूरा पड़ा है अभी, तो अब 4 ही महीने हो गए। खूब तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल शिद्दत से तैयारी कर सकते हो, दिल से तैयारी कर सकते हो। 6 घंटे से कम पढ़ो मत, बस बड़ी हो जाएगी तैयारी। थैंक यू।